हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में या प्रथम प्रश्न पत्र में शोध अभिवृत्ति से प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को जो है देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आप सभी को 12 प्रैक्टिस सेट जो है ऑलरेडी शोध अभिवृत्ति से करा रखे हैं। वो भी नए सिलेबस पे जो आधारित प्रश्न हैं उन प्रश्नों को मैंने करा रखा है। तो अगर आपने उन प्रैक्टिस सेट वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाएं। मैंने प्लेलिस्ट जो है यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट बना रखा है। वहाँ पर अब तक मैंने जितने भी सभी यूनिट के प्रैक्टिस सेट वीडियो अपलोड कर रखे वो सभी वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप वहाँ पर जाएं और सभी प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करें, क्योंकि हम आज के इस वीडियो में जो है शोध अभिवृत्ति से प्रैक्टिस सेट नंबर 13 को देखने वाले हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। तो सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करें। वीडियो को पॉज करके जो है अच्छे से प्रश्नों को पढ़ें, फिर अपना आंसर देने का प्रयास करें। इसके साथ साथ जो है कमेंट बॉक्स में लास्ट में जो है आप अपना टोटल स्कोर जरूर मेंशन करें। आज के इस वीडियो में हम 17 जो है प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से देखते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। पहले प्रश्न में दिया गया है कि अनुसंधान प्रतिभागियों के बारे में व्यक्तिगत प्रदत्त को सुरक्षित गोपनीय रिकॉर्ड में रखा जाना क्यों महत्वपूर्ण होता है। इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, अनुसंधान नैतिकता के सिद्धांतों का अवलोकन करने के लिए। बी ऑप्शन दिया गया है, अनुसंधान की लागत की वसूली के बाद एक बड़े मंच पर प्रदत्त बेचने के लिए। सी जो ऑप्शन दिया गया है, अन्य शोधकर्ताओं से गोपनीयता रखने के लिए। और डी जो ऑप्शन दिया गया है, उपरोक्त में से आपका कोई सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आप सभी को बताना है। इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। अनुसंधान नैतिकता के सिद्धांतों का अवलोकन करने के लिए जो है अनुसंधान प्रतिभागियों के जो व्यक्तिगत प्रदत्त होते हैं उनको सुरक्षित और गोपनीय रखा जाता है। ठीक है, किसके लिए? अनुसंधान नैतिकता के सिद्धांत का अवलोकन करने के लिए जो है अनुसंधान प्रतिभागियों के जो व्यक्तिगत प्रदत्त होते हैं उनको सुरक्षित और गोपनीय रिकॉर्डों में रखा जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपने ऑप्शन ए राइट आंसर लगाया है तो। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि परिमाणात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में माप का क्या महत्व होता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, यह लोगों या स्थितियों के बीच मतभेद का वर्णन करता है। बी जो ऑप्शन दिया गया है, यह एक सुसंगत उपकरण या मापदंड प्रदान करता है। सी जो ऑप्शन है, यह अवधारणाओं के बीच संबंधों के सटीक अनुमान प्रदान करता है। और डी में दिया गया है उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर ए, बी और सी ये तीनों आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न के उत्तर के संदर्भ में। प्रश्न में क्या पूछा गया है कि परिमाणात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में माप का क्या महत्व होता है। तो माप के महत्व के बारे में पूछा जा रहा है परिमाणात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो पहला महत्व है आपका, यह लोगों या स्थितियों के बीच मतभेद का वर्णन करता है। बी जो दिया गया है, यह एक सुसंगत उपकरण या मापदंड प्रदान करता है। और सी जो दिया गया था आप सभी का, यह अवधारणाओं के बीच संबंधों के सटीक अनुमान जो है प्रदान करता है। तो ये तीनों जो है आपके परिमाणात्मक अनुसंधान के क्षेत्र में माप के महत्व हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्न में दिया गया है कि मात्रात्मक शोधकर्ताओं की सबसे ज़्यादा व्यस्तता सामान्यीकरण में रहती है, जिसको हम क्या कह सकते हैं। इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है बाहरी वैधता। बी ऑप्शन दिया गया है आंतरिक विश्वसनीयता। और सी जो ऑप्शन दिया गया है हमारा बाहरी विश्वसनीयता। और डी जो ऑप्शन है आंतरिक वैधता। तो इस प्रश्न का जो है आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बाहरी वैधता। अगर आपने ऑप्शन ए राइट आंसर लगाया इस प्रश्न का तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 4।
इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित या इन चारों विकल्पों में से कौन सा कथन जनसंख्या सामान्यीकरण को संदर्भित करता है। हमें इन चारों विकल्पों में से बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है यादृच्छिक न्यायादर्श के बारे में निष्कर्ष। बी जो ऑप्शन दिया गया है अनुसंधान में निष्कर्ष। सी जो ऑप्शन दिया गया है हमें जिस सीमा तक न्यायादर्श जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। और डी जो ऑप्शन हमें दिया गया है जिस सीमा तक अध्ययन के परिणामों को अन्य के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो है हमें सही आंसर बताना है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, जिस सीमा तक न्यायादर्श जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न में क्या पूछा गया है, इन चारों विकल्पों में से या निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनसंख्या सामान्यीकरण को संदर्भित करता है। तो ऑप्शन सी जो है इसको संदर्भित करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर लगाया है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा होगा प्रश्न नंबर 5। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस सीमा तक अध्ययन के परिणामों को अन्य स्थितियों पर लागू किया जा सकता है। इन चारों विकल्पों में से आप सभी को बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है जनसंख्या सामान्यीकरण। बी जो ऑप्शन दिया गया है हमें यादृच्छिक न्यायादर्श के बारे में शोधकर्ता के निष्कर्ष। सी जो ऑप्शन दिया गया है शोधकर्ता प्राप्त जानकारी के आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं। और डी जो ऑप्शन हमें दिया गया है पारिस्थितिक सामान्यीकरण। तो इसमें से आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है इस प्रश्न का। इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, पारिस्थितिक सामान्यीकरण जो है इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि किस सीमा तक जो अध्ययन है उसके परिणामों को अन्य स्थितियों पर लागू किया जा सकता है। तो पारिस्थितिक सामान्यीकरण पर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अनुसंधान अभिकल्प का क्या अर्थ है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि अनुसंधान अभिकल्प का क्या अर्थ है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है यह एक सामान्य विधि है जो कि जो है सभी शोधकर्ताओं द्वारा शोध को कार्यान्वित करने के लिए अपनाई जाती है। बी जो ऑप्शन दिया गया है हमें यह गुणात्मक और परिमाणात्मक विधियों में से किसी एक का उपयोग करने का अंतिम विकल्प है। सी जो ऑप्शन हमें दिया गया है यह शोध निष्कर्षों की प्रस्तुति है। डी ऑप्शन दिया गया है यह प्रदत्त संग्रह और उसके विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा है। तो हमें चारों विकल्पों में से यह बताना है कि अनुसंधान अभिकल्प का क्या अर्थ है इन चारों विकल्पों में से। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यह प्रदत्त संग्रह और उसके विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा है। तो ये हमारा अनुसंधान अभिकल्प का जो है अर्थ है इन चारों विकल्पों में से। अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अनुसंधान के दौरान अपने मूल्यों को स्वीकार करना क्यों आवश्यक होता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है यह हमें उन्हें समाप्त करने के लिए अनुमति देता है। बी जो ऑप्शन दिया गया है यह हमें स्वयं के बारे में निष्कपट बनने की अनुमति देता है। सी जो ऑप्शन दिया गया है कम से कम हम जानते हैं कि हम क्या अनदेखा कर सकते हैं। डी जो ऑप्शन दिया गया है यह दूसरों को हमारे मूल्यों के स्वीकार करने के लिए मना सकता है। तो इन चारों विकल्पों में से हमें प्रश्न नंबर 7 का जो है आंसर बताना है। इस प्रश्न का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है जो आपका ऑप्शन नंबर बी, यह हमें स्वयं के बारे में निष्कपट बनने की अनुमति देता है। प्रश्न में ये पूछा गया था कि अनुसंधान के दौरान अपने मूल्यों को स्वीकार करना क्यों आवश्यक होता है। तो यह हमें जो है स्वयं के बारे में निष्कपट बनने की अनुमति देता है, इसलिए यह आवश्यक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन बी राइट आंसर लगाया तो यह आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 8। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब एक चर के मूल्य में वृद्धि होती है तो दूसरे चर के मूल्य में भी वृद्धि होती है। तो इसमें सहसंबंध गुणांक किस प्रकार का होगा हमें बताना है इन चारों विकल्पों में से।
क्या यह सकारात्मक होगा? या फिर ऑप्शन सी दिया गया है शून्य, यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, सी जो ऑप्शन है मैंने ऊपर टाइप कर दिया है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन क्लियर हैं। और जो बी ऑप्शन दिया गया है नकारात्मक, और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इन चारों विकल्पों में से सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर ए, सकारात्मक। प्रश्न में यह पूछा गया है कि जब एक चर के मूल्य में वृद्धि होती है तो दूसरे चर के भी मूल्य में वृद्धि होती है, तो इसमें सहसंबंध गुणांक जो है वो किस प्रकार का होगा? तो यह सकारात्मक सहसंबंध गुणांक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और अगर आपने भी ऑप्शन ए राइट आंसर लगाया तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा आप सभी का। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 9। इस प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से तर्क की वह कौन सी प्रक्रिया है जो हमें कथनों के समूह से एक विशिष्ट निष्कर्ष तक पहुंचाती है? इन चारों विकल्पों में से हमें बताने का प्रयास करना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है बुद्धिवाद, बी ऑप्शन दिया गया है निगमनात्मक तर्क, और सी ऑप्शन है आगमनात्मक तर्क, और डी है संभाव्य। तो इस प्रश्न का आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, संभाव्य। प्रश्न में यह पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तर्क की वह कौन सी प्रक्रिया है जो हमें कथनों के समूह से एक विशिष्ट निष्कर्ष तक पहुंचाती है? तो वो संभाव्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने भी ऑप्शन डी लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यह महत्वपूर्ण है कि शोधकर्ता ऐसे निष्कर्ष उत्पन्न करे जो मूल्यवान हो और जिनको पूरे विश्व में शैक्षिक समुदाय प्रयोग में ले सके। तो इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है इसका सही आंसर प्रश्न का। पहला जो ऑप्शन दिया गया है शोध प्रभाव, बी ऑप्शन दिया गया है प्रशिस्त पत्र प्रभाव, और सी ऑप्शन दिया गया है आचार संहिता प्रभाव, और डी ऑप्शन दिया गया है उपरोक्त में से आपका कोई आंसर सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, आचार संहिता प्रभाव। तो अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर लगाया इस प्रश्न का तो यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 11। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा SPSS का प्रशिक्षण देने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन है संगोष्ठी, सी ऑप्शन है कार्यशाला, और बी ऑप्शन है सम्मेलन, और डी ऑप्शन है पेपर। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका कार्यशाला। ऑप्शन सी राइट आंसर है। यहाँ पे टाइप में मिस्टेक है, मैंने जो है सी वाले ऑप्शन को ऊपर टाइप कर दिया बस, बट जो है आपका सारा ऑप्शन राइट है। तो अब जान लेते हैं कि SPSS होता क्या है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर द सोशल साइंस, इसका फुल फॉर्म होता है। और यह एक प्रकार का जो है कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसका उपयोग सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया कि आखिर ये क्या होता है। तो ये बेसिकली कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जिसका प्रयोग जो है सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए जो है उपयोग में लाया जाता है। और यहाँ पे प्रश्न में यह पूछा गया था आप सभी से कि ये SPSS का प्रशिक्षण देने के लिए सबसे उपयुक्त जगह इन सभी में से कौन सा है? तो कार्यशाला सबसे ज़्यादा उपयुक्त जगह है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन सी राइट आंसर लगाया है तो आपका यह राइट आंसर हो जाएगा। अगर किसी भी प्रश्नों को लेकर अगर आपके मन में डाउट है कि सर ये प्रश्न सही नहीं, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं पूरी तरह से क्लियर करने का आप सभी को प्रयास करूंगा कि प्रश्न क्या है, गलत है तो मैं उसके बारे में भी जो है बताने का प्रयास करूंगा। आइए आगे देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक अकादमिक सभा में क्या अनिवार्य है? इन चारों विकल्पों में से पहला जो ऑप्शन दिया गया है संवर्धन, बी ऑप्शन दिया गया सम्मेलन, सी ऑप्शन है संगोष्ठी, और डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संवर्धन। प्रश्न में यही पूछा गया है कि निम्नलिखित या इन चारों विकल्पों में से एक अकादमिक सभा में क्या अनिवार्य होता है? तो संवर्धन जो है बहुत ही अनिवार्य होता है। अगर आपने ऑप्शन ए राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 13।
इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से या इन चारों विकल्पों में से कौन से एक ग्रंथ सूची के अंत में सूत्रों को उद्धृत करने के लिए आवश्यक होता है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया सम्मेलन, बी ऑप्शन दिया गया संगोष्ठी, सी ऑप्शन दिया गया संवर्धन और डी ऑप्शन दिया गया पेपर। तो इन चारों विकल्पों में से आप सभी को सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी पेपर। अगर आपने ऑप्शन डी राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न में यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथ सूची के अंत में सूत्रों को उद्धृत करने के लिए आवश्यक होता है। तो पेपर जो है बहुत ही आवश्यक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 14। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस में इंटरनेट का सबसे अधिक उपयोग करने की संभावना होती है। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है। पहला जो ऑप्शन दिया गया वेब सम्मेलन, बी ऑप्शन दिया गया सिंपोजियम, सी ऑप्शन दिया गया सेमिनार और डी ऑप्शन दिया गया उपरोक्त में से आपका कोई सही नहीं है। तो इन चारों विकल्पों में से हमें यह बताने का प्रयास करना है कि सबसे ज़्यादा जो है इंटरनेट उपयोग करने की संभावना किस ऑप्शन में से है। वेब सम्मेलन में है या फिर सिंपोजियम में है या सेमिनार में है या इनमें से किसी में नहीं है। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए वेब सम्मेलन। अगर हम वेब सम्मेलन करते हैं तो इंटरनेट की सबसे अधिक उपयोग करने की संभावना जो है होती है। तो अगर आपने ऑप्शन ए राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 15। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पत्रिका में प्रकाशित होता है। तो हमें बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन जो है जो पत्रिका होती है उसमें प्रकाशित होता है। पहला जो ऑप्शन दिया गया आलेख जो है पत्रिका में प्रकाशित होती है। बी ऑप्शन दिया गया पेपर पत्रिका में प्रकाशित होती है। सी जो ऑप्शन दिया गया है दोनों, ए और बी दोनों प्रकाशित होते हैं। और डी जो ऑप्शन दिया गया हमें उपरोक्त में से आपका कोई सही नहीं है। तो आपको सही आंसर बताने का प्रयास करना है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। जो हम आलेख लिखते हैं या आर्टिकल लिखते हैं उसको भी हम पत्रिका में प्रकाशित करते हैं। उसके साथ साथ जो हम रिसर्च पेपर भी लिखते हैं उसको हम पत्रिका में प्रकाशित करते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों दिया है। तो अगर आपने भी ऑप्शन सी राइट आंसर लगाया तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 16। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक शोधकर्ता ने एक ही जैसे डिजाइन का उपयोग करते हुए 3 प्रयोगों का आयोजन किया जिसमें प्रत्येक में 100 प्रतिभागी थे। बजाय इसके कि 300 प्रतिभागियों का एक ही प्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऐसी स्थिति को वर्णित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा जो है वीडियो का लास्ट प्रश्न था। उम्मीद करता हूं कि वीडियो का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। जितने भी मैंने प्रश्न आप सभी को शोध अभिवृत्ति से कराए वो सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जितने भी मैंने प्रश्न कराए प्रैक्टिस सेट के ये सभी नए सिलेबस पे आधारित हैं। अगर नए सिलेबस के आधार पे अगर प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं शोध अभिवृत्ति में तो आप इन जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट 13 प्रैक्टिस सेट करा रखा है तो इन 13 प्रैक्टिस सेट में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे शोध अभिवृत्ति के। अगर एक आध प्रैक्टिस सेट को आपने नहीं देखा है, अटेम्प्ट नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि वीडियो का सेशन कैसा लगा। अगर कोई डाउट है प्रश्नों को लेकर तो उसके बारे में भी पूछ सकते हैं, या किसी विशेष टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है आप वीडियो को लाइक करिए, ताकि आपके लाइक से जो है हमें बहुत सारा मोटिवेशन अप्रिसिएशन मिलता है। हमें लगता है आप हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें आपके लिए जो है कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो के थ्रू हेल्प मिल सके। जैसा कि हम कहते हैं कि ये जितने भी वीडियो हम आप सभी को प्रोवाइड करते हैं ये सभी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो अगर आपको इससे लाभ मिल रहा है तो आपका दायित्व बनता है कि आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनको भी इससे लाभ मिल सके। अगर आप नए व्यूअर हैं, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है उसको आप प्रेस कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको एक फ़ायदा यह होगा कि जब कभी भी इस चैनल पे जो है कोई भी वीडियो
न्यूज़ रिलेटेड या आपके एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ प्राप्त हो जाती है और आप वीडियो को मिस नहीं कर पाते हैं। तो इसका ये फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पर हम जो है वीडियो का सेशन ख़त्म करना चाहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो का सेशन पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।